बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान पढ़ेंगे और गृह विज्ञान में हम पढ़ेंगे इकाई 5 कुपोषण। इकाई 5 में कुपोषण, और कुपोषण की परिभाषा है कि सर्वविदित है कि पोषण मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक कारक है। पोषण जो हम आहार लेते हैं, जो भोजन करते हैं, वह मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति आहार में पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं होती है, जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उस भोजन में, उस आहार में यदि पोषक तत्वों की पर्याप्त या उचित मात्रा उपस्थित नहीं होती, तो उससे क्या होता है, उससे शरीर में कई शारीरिक और मानसिक विकृतियां देखी जाती हैं, क्योंकि मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो कुछ शारीरिक और मानसिक कमियां देखी जाती हैं। भोजन की अपर्याप्त और अनुचित मात्रा से उत्पन्न समस्या को कुपोषण कहा जाता है। भोजन की अपर्याप्त मात्रा और अनुचित मात्रा से मतलब जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, उसमें सही मात्रा में भोजन पोषक तत्वों का ना होना, या तो वो ज़्यादा हो या कम हो। अनुचित मात्रा या तो ज़्यादा हो या कम हो, उचित मात्रा में नहीं होती है, तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको कुपोषण कहा जाता है। अब है कुपोषण, तो कुपोषण के प्रकार कितने होते हैं? कुपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है अपोषण, दूसरा अतिपोषण, तीसरा असंतुलन और चौथा विशेष कमी। कुपोषण 4 प्रकार का होता है: अपोषण, अतिपोषण, असंतुलन और विशेष कमी। अब हम देखते हैं पहला कि अपोषण क्या है या अपोषण किसको बोलते हैं। जब पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले कारक, जब पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कारक पर्याप्त या उचित मात्रा में नहीं होते हैं, तो इससे अपोषण की स्थिति देखी जाती है। कि जब हमको पोषण संबंधी हमारी आवश्यकताओं को जो पूर्ण करने वाले कारक जब पर्याप्त या उचित मात्रा में नहीं होते, इससे अपोषण की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अब इसका दूसरा है अतिपोषण। दूसरा है अति का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज्यादा। तो जब सामान्य से अधिक मात्रा में भोजन लिया जाता है, तब अतिपोषण की स्थिति देखी जाती है। जब जितनी आवश्यकता है व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषक तत्वों की, उससे ज़्यादा यदि भोजन अधिक मात्रा में लिया जाता है, आवश्यकता से अधिक, तो वह अतिपोषण कहलाता है। अतिपोषण के कारण मोटापा, एथेरोमा और मधुमेह आदि परिणाम होते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में भोजन करते हैं आवश्यकता से अधिक, तो उसके जो दुष्परिणाम है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? मोटापा, एथेरोमा और मधुमेह या डायबिटीज। मधुमेह को शक्कर की बीमारी या डायबिटीज भी कहते हैं। ये सारे लक्षण अतिपोषण के दुष्परिणाम होते हैं। अब है तीसरा असंतुलन। आप इसको असंतुलन शब्द से समझ रहे होंगे। असंतुलन जहां पर कोई भी चीज संतुलित
जब असंतुलन की स्थिति रहती, वहाँ पे कोई भी चीज संतुलित नहीं होती। तो असंतुलन में किसी भी पोषक तत्व के गलत अनुपात अर्थात कमी या अधिकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति भी कुपोषण का कारण होती है। जब हम पोषक तत्वों को या तो आवश्यकता से अधिक लेते, ग्रहण करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते, तो शरीर में या तो प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, कहीं वसा कम हो जाएगा, कहीं विटामिन अधिक हो जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट, अगर ये सब चीज़ें हम एक संतुलित मात्रा में नहीं लेते हैं तो वहाँ पर असंतुलन की स्थिति आ जाती है और जो कुपोषण का एक कारण बनती है। अब है विशेष कमी। तो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है। किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है विशेष कमी। जैसे कि अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिक हो जाते हैं, है ना। जैसे आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, ये हड्डियों से संबंधित रोग है। एवं आयरन या लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यह होता है विशेष कमी कि शरीर में किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी से, अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से अलग अलग रोग हो जाते हैं। अब है कि कुपोषण और सुपोषण की तुलना। सुपोषण मतलब जो उचित पोषण है, जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यक क्षमताओं के अनुरूप उचित मात्रा में जो पोषण लिया जाता है वो सुपोषण। और कुपोषण या तो असंतुलन की स्थिति या अधिकता या कमी, ये कुपोषण। तो इन दोनों की तुलना है। पहला है शरीर की बनावट। उचित पोषण अगर हम लेंगे तो आपका जो शारीरिक बनावट है वो सुसंगठित और उचित मात्रा में अच्छी होगी। और यदि आप पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो वहां पर होगा शरीर का आकार और आकृति अवस्थानुसार विकसित नहीं होती। अगर आपका शरीर कुपोषण से ग्रस्त है तो या तो आपका शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। फिर है दूसरा, शरीर का वजन। उचित पोषण में आयु और लंबाई के अनुसार वजन सही रहता है और कुपोषण में या तो वजन कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। फिर है मांसपेशियां या मसल्स। उचित पोषण में आपकी जो मांसपेशियां होती हैं पूर्ण विकसित और ठोस अवस्था में रहती हैं और कुपोषण में मांसपेशियां अविकसित रहती हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसके आगे है त्वचा या स्किन। यदि पर्याप्त मात्रा में हम पोषण ले रहे हैं तो सुपोषण में चिकनी और साफ रहती है और कुपोषण में त्वचा ढीली, पीले रंग की और झुर्रियाँदार हो जाती है। फिर है शारीरिक बनावट में उठने और बैठने का ढंग। तो सुपोषण में होता है चाल ढाल ठीक रहती है और कुपोषण में लड़खड़ाती चाल रहती है, सिर झुका हुआ रहता है। फिर है हाव भाव। उचित पोषण में है सिर सीधा, छाती चौड़ी, कंधे चपटे और सीधे तथा पेट बाहर की ओर उठा हुआ नहीं रहता। और कुपोषण में कंधे गोलाकार हो जाते हैं, उधर बाहर की ओर उठा हुआ रहता है। फिर है आंखें। तो उचित पोषण में होता है कि कांतिमय, साफ और आंखों के नीचे और ऊपर कालापन नहीं रहता। आंखें साफ और चमकदार रहती हैं और उनके नीचे कालापन नहीं रहता। और कुपोषण में होता है
कांतिमय नहीं, अस्वच्छ, आंखों के नीचे तथा ऊपर कालापन रहता है कि आंखें चमकदार नहीं रहती और ऊपर और नीचे कालापन आ जाता है। फिर चेहरे का भाव कैसा होता है? तो जब हम पर्याप्त भोजन लेते हैं तो प्रसन्नचित्त और मुस्कुराता हुआ चेहरे का भाव रहता है और कुपोषण में परेशानी और निराशा व नीरसता से भरा हुआ रहता है। फिर है प्रभाव, इसका प्रभाव अच्छा रहता है। कुपोषण का व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर है क्रियाएं या एक्टिविटीज, तो जब उचित पोषण लेते हैं तो मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के करने में चुस्ती और फुर्ती रहती है और कुपोषण की स्थिति में मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाओं को करने में चुस्ती और फुर्ती नहीं रहती। फिर है निद्रा या नींद, अगर व्यक्ति का पोषण अच्छा है, कुपोषण की स्थिति में है तो नींद अच्छी आती है और कुपोषण में गहरी नींद का अभाव रहता है, नींद अच्छी नहीं आती। भूख है, व्यक्ति उचित पोषण तत्व लिए हैं तो भूख अच्छी लगती है और कुपोषण में भूख नहीं लगती। फिर है स्वास्थ्य या हेल्थ, तो सुपोषण या उचित पोषण में रोगों से मुकाबला करने की सामर्थ्य रहती है और कुपोषण में रोगों से मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं रहती क्योंकि शरीर उनका कमजोर हो जाता है। अब है कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के कारण या प्रभाव। कुपोषण के प्रभाव या कारण। कौन कौन से हैं कुपोषण के प्रभाव या कारण? पहला है पारिस्थितिकी प्रभाव, इसके पांच कारण है। पारिस्थितिकी प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव या कारण है, सामाजिक या आर्थिक प्रभाव या कारण, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं, खाद्य उत्पादन, गरीबी, अज्ञानता, बहुत से 5-6 प्रकार कारण है इसके कुपोषण। तो पहला है पारिस्थितिकी प्रभाव। यह 1 से 3 वर्ष के बच्चे अस्वस्थ वातावरण से बहुत जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं। इस आयु के बच्चे धूल, मिट्टी और कीचड़ में खेलते हैं जिससे उनकी पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, अगर उनके आसपास का वातावरण अगर स्वच्छ नहीं है, अस्वस्थ वातावरण है, अस्वच्छ वातावरण है, तो बच्चों जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से उनकी रोग प्रतिरोधन शक्ति थोड़ी कम होती है। तो इस आयु के बच्चे क्या होते हैं, फर्श पे खेलते हैं, धूल, मिट्टी, कीचड़ में खेलते हैं, तो इससे उनको क्या होता है, पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और पाचन संबंधी समस्याओं में क्या हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है, बच्चों को मीजल्स या चेचक निकल जाते हैं, बुखार, खांसी, मलेरिया, टीबी आदि संक्रामक बीमारियां होने की संभावना रहती है क्योंकि छोटे बच्चे फर्श पर खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, कुछ भी जो फर्श पर गिर गया उठा के खा लेते हैं क्योंकि वह नादान और नासमझ होते हैं, जिससे उनको पाचन संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे डायरिया हो गया, कुकर, खांसी, मलेरिया, टीबी, मीजल्स या चेचक। ये कुछ जो संक्रामक बीमारियां हैं, ये बीमारियां होने का भय या संभावना रहती है। अब है इसका दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव। दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव कि ये आवश्यक या ये जरूरी नहीं है कि हमेशा भोजन की कमी से ही कुपोषण होता है। यह जरूरी या आवश्यक नहीं है कि हमेशा भोजन की कमी से ही कुपोषण होता है। कई बार व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतें, प्रथाएं, विश्वासों एवं परंपराओं भी कुपोषण को, जैसे कि कैसे
व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतें और परंपराएं, प्रथाएं कुपोषण को उत्पन्न करती हैं। जैसे कि भोजन संबंधी आदतें, दिन में केवल एक ही बार भोजन करना, केवल चावल या रोटी खाना कुपोषण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भोजन तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे दक्षिण भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी प्रदेशों में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे दक्षिण भारत, उड़ीसा में, दक्षिण भारत, उड़ीसा आदि में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है और इससे कार्बोज की प्राप्ति होती है और प्रोटीन जैसे कि वृद्धि कारक होता है, घटक होता है जो शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। और अगर ये चीज कम लेंगे, चावल अधिक खाएंगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी जो कुपोषण का कारण बनती है। फिर है तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो कुपोषण उत्पन्न करने वाले कारक के अंतर्गत गरीबी, ये जो है कुपोषण उत्पन्न करने के प्रमुख कारक है घटक, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, भोजन एवं पोषण संबंधी अनभिज्ञता, स्वस्थ वातावरण की कमी, परिवार में सदस्यों की संख्या भी सामाजिक और आर्थिक कुपोषण उत्पन्न करने में सहायक होती है। क्योंकि यदि कुपोषण इन स्थितियों में रहते कुपोषण की समस्या को सुलझाया भी नहीं जा सकता। अतः कुपोषण दूर करने से पहले उपरोक्त स्थितियों में सुधार एवं परिवर्तन लाना आवश्यक है। यदि हमको इसमें सुधार लाना तो हमको गरीबी दूर करने का उपाय करना चाहिए। जो हमको अज्ञानता है, पोषक तत्वों की हमको जानकारी नहीं है, अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण होती है, और भोजन संबंधी अनभिज्ञता की हमको कौन से पोषक तत्व लेना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो निर्बाध और उचित मात्रा में इस चीज का ज्ञान रहे। अज्ञानी के कारण भी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कुपोषण उत्पन्न करने का कारण होते हैं। अब इसमें है और इसका आगे का है स्वास्थ्य एवं खाद्य उत्पादन। तो भारत जैसा जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है क्योंकि कृषि पर आधारित है। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि, यह अधिकांश किसान कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण अनेक कारण हो सकते हैं कि कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी खेती से उत्पन्न फसल की मात्रा काफी कम होती है। इस तरह खाद्य उत्पादन में कमी से भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमको पर्याप्त तकनीकी का ज्ञान नहीं है कि हम कौन कौन से नई तकनीकी और खोजों के द्वारा अपनी जो कृषि है उसको अच्छा हम बढ़ा सकते हैं, उससे से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, पोषक तत्वों वाली हम उससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अज्ञानता भी कुपोषण का एक कारण बनती है। फिर है स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं। स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाएं नहीं मिलने के कारण भी अधिकांश जनता असमय ही मृत्यु का कारण बनती है, जो असमय ही मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य एवं जो अन्य सुविधाएं की कमी के कारण, क्योंकि प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, जन स्वास्थ्य शिक्षा, उत्पादन, सहकारिता और सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि से गरीबी दूर करने के साथ साथ उन्हें कुपोषण से मुक्त भी किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं भी कुपोषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर है बच्चों को देर से वीनिंग करना। बच्चों को देर से वीनिंग कराने से भी कुपोषण देखा जाता है। वीनिंग का अर्थ होता है शिशु को दूध के अलावा, वीनिंग का अर्थ क्या होता है कि शिशु को दूध के अलावा अन्य तरल एवं ठोस पदार्थ देना। उसकी आयु के हिसाब से बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की मांग बढ़ती जाती है, तो उसको दूध के अलावा तरल और ठोस पदार्थ दिया जाना चाहिए। यदि बच्चे की लंबी अवधि तक उसको दूध दिया जा रहा है तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा कई पोषक तत्व अत्यंत कम मात्रा में होते हैं और लंबी अवधि तक अगर बच्चा दूध पर निर्भर है, तब 4 माह की आयु के बाद जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसको कुछ अन्य तरल और ठोस पदार्थ पोषक तत्व के रूप में दिए जा सकते हैं। अब है अनेक खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो किसी विशेष तत्व की उपस्थिति में ही उनका पाचन होता है और इनकी उपस्थिति में पाचन अवशोषण में बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की उपस्थिति में ही संभव होता है। काय में होता है? विटामिन डी की अनुपस्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है। अतः ये जो सभी कारण हैं यह कुपोषण उत्पन्न करने का कारण है। और गरीबी और अज्ञानता, अंधविश्वास, अंधविश्वास ये जो है ये भी कुपोषण का बहुत बड़ा कारण है। बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और आपको याद भी करना है।